हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मदर्स एजुकेशन अप की ऑनलाइन करंट अफेयर क्लास में। हमारी जो क्लास है स्पेसिफिकली एसएससी मेंस के लिए बनाई जा रही है। और चलिए हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया रिपोर्टेड द फर्स्ट केस ऑफ जीका वायरस। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जीका वायरस का पहला केस पाया गया था, आइडेंटिफाई हुआ है। तो चार स्टेट है, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और वेस्ट बंगाल। देखिए इसका राइट आंसर है गुजरात। 2016 में, इन द ईयर 2016 द फर्स्ट केस ऑफ जीका वायरस वाज आइडेंटिफाइड स्टेट ऑफ गुजरात। जीका वायरस जो है बेसिकली एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, मच्छर द्वारा जनित एक बीमारी है। और इस मच्छर का नाम क्या है, एडीज एजिप्टाई। ओके, तो देखिए 2016 में इस जीका वायरस का पहला केस भारत के गुजरात स्टेट में रिपोर्ट हुआ था। और जीका वायरस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। कुछ दिन पहले हमने डेंगू फीवर के बारे में पढ़ा था कि जो डेंगू फीवर है वो होता है एडीज एजिप्टाई मच्छर से। यहाँ भी जो एडीज स्पीसीज है उसके मॉस्किटो के द्वारा काटने पर ही जीका वायरस होता है। और एक बीमारी और है जो इससे होती है। अब देखिए जीका वायरस ट्रांसमिट कैसे होता है। इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू मॉस्किटो बाइट्स, मच्छर काटने से, सेक्सुअल इंटरकोर्स से। अगर किसी व्यक्ति को जीका वायरस है और इस दौरान एक्टिविटीज होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो ये ट्रांसमिट हो सकता है। इवन थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान से भी बच्चों तक ये बीमारी जीका वायरस फैल सकती है। ओके, तो जो डेंगू और चिकनगुनिया है वो भी इस मॉस्किटो से, इस मच्छर से। और इसका जो ट्रांसमिशन है जीका वायरस का, ये कैसे होता है, इट कैन बी पास्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स विच कैन कोज सीरियस बर्थ डिफेक्ट्स। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसमें कुछ डिफॉर्मिटी, कुछ अपंगता आ सकती है, चैलेंजेस आ सकते हैं। इवन ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, गर्भधारण के समय भी कुछ दिक्कत आ सकती है। जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है, गर्भवती महिलाएं होती है, वो ब्रेस्ट फीडिंग, जब स्तनपान बच्चों कराती है, उस समय भी देखा गया है कि जीका वायरस जो है उसका संक्रमण नवजात शिशु में फैल सकता है। काफी एक सीरियस डिजीज है ये। हम बात करते हैं कि इसका जो है जीका वायरस की पहचान कैसे हो, कि किसी व्यक्ति को जीका वायरस ने इन्फेक्ट किया है। तो बहुत ही सिंपल सिम्टम्स है, जैसे कि होना, एक तो फीवर होना, बुखार आना, ठीक है, रैशेज होना, चकत्ते पड़ना, हेडेक, सिर दर्द होना, मसल्स में पेन होना, जॉइंट पेन होना, इवन एक में कंजक्टिवाइटिस, हम बोलते हैं आम भाषा में आँख आना, रेड आइज होना, वो भी इस बीमारी का एक प्रमुख लक्षण है। अब इस डिजीज के ट्रीटमेंट की बात करें तो अभी तक कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है। देयर इज नो मेडिसिन हैव बीन डेवलप्ड व्हिच कैन ट्रीट इट वायरस। लक्षण है, सिम्टम्स है, उसी के आधार पे इस बीमारी का ट्रीटमेंट होता है। सिम्टम्स क्या है, बुखार आना, जॉइंट पेन, मस्कुलर पेन। के लिए करते हैं एसिटामिनोफेन नाम की जो मेडिसिन आती है, लाइक पैरासीटामोल। पैरासीटामोल तरह के टैबलेट्स हैं, वो टैबलेट लेकर हम अपने फीवर, बुखार को और पेन, जो दर्द है, उसे रिड्यूस कर सकते हैं। और इसका सिंपल सा है कि एक तुम थोड़ा रेस्ट करें, प्रॉपर रेस्ट करें। सेकंड है, जो हमारा बॉडी है, शरीर है, उसे पूरी तरह से कपड़ों से कवर्ड रखें। तीसरा है कि जो मॉस्किटो रिपेलेंट आते हैं, मच्छरों को भगाने की जो अलग अलग लिक्विड या कोइल्स आती हैं, उनका इस्तेमाल करते रहें। यही इससे बचने के उपाय हैं। साथ ही कहीं पे भी किसी प्रकार का जो फ्रेश वाटर होता है, कि वाटर लॉगिंग ना होने दें। लाइक बरसात का पानी इकट्ठा होता है किसी कंटेनर में, किसी बॉक्स में, इसे हम अवॉइड करें। ये कुछ इसके प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं, ये पहले नहीं कह सकते हैं जीका वायरस के बारे में। नेक्स्ट इज पोर्ट क्लैंग। बंदरगाह है पोर्ट क्लैंग, ये काफी न्यूज में रहा है। एक किसी देश के प्रोजेक्ट के चलते, किसी देश ने परियोजना के बारे में बात की है कि वो डेवलप करना चाहते हैं, इसलिए ये पोर्ट क्लैंग न्यूज में रहा है। विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज फॉर ईस्ट कोस्ट रेल लिंक प्रोजेक्ट लोकेटेड इन विच कंट्री। ये पोर्ट क्लैंग है, हाल ही में ईस्ट कोस्ट, पूर्वी तट रेल लिंक परियोजना के लिए चर्चा में था। तो ये किस देश में स्थित है,
अब देखिए जैसे 4 देश हैं, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार। चारों क्या हैं? हमारे साउथ ईस्ट देश कंट्रीज हैं, दक्षिण पूर्वी देश हैं। और इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा मलेशिया। का बैकग्राउंड ऐसा है कि चाइना ने 2017 में प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात कही कि हम प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे ईस्ट कोस्ट रेल लिंक, पूर्वी तट रेल जोड़ो परियोजना। इसमें क्या होगा, चीन जो है, चीन का एक शहर है कुनमिंग, वहां से रेल लिंक प्रोजेक्ट चलाया जाएगा वहां तक, मलेशिया तक, राइट। अब थोड़ी हम बात कर लेते हैं ये प्रोजेक्ट आखिर में है क्या। ये कुल 665 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है, जो कि ये मलेशिया है, मलेशिया का ये है एक पार्ट है, एक जैसे कोटा भारू। कोटा भारू कहाँ है? मलेशिया के उत्तर पूर्वी तट पर। यहाँ से लिंक प्रोजेक्ट शुरू होगा, रेलवे का लिंक, तो थ्रू आउट दी कहाँ जाएगा? ये पोर्ट है, पोर्ट क्लिंग, जो कहाँ है? साउथ वेस्ट पार्ट पे मलेशिया के दक्षिण पश्चिम तट पर है स्थित। कौन सा पोर्ट है? पोर्ट क्लिंग। यहाँ तक ये रेल लिंक डेवलप करेगा। इससे क्या होगा? एक तो टूरिज्म डेवलप होगा, जो फ्रेट ट्रांसपोर्ट है, जो माल ढुलाई है, वो थोड़ी आसान होगी इस देश में। और ये पोर्ट क्लैंग जो है, इसकी अवस्थिति, इसकी जो सिचुएशन है, ये कहाँ स्थित है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये स्थित है टू एट दी स्टेट ऑफ मलक्का। मलक्का जल संधि है के पास ये पोर्ट अवस्थित है, पोर्ट क्लैंग। हम आगे बात करेंगे मलक्का स्टेट क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें, ईस्ट कोस्ट रेल लिंक प्रोजेक्ट की, इट इज अ मेजर इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोजेक्ट बिटवीन चाइना एंड मलेशिया। चीन ने क्या किया है कि अपना एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया है 2013 में। का एक हिस्सा है हमारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। वैसे ही चीन चाहता है कि जो दक्षिण पूर्वी एशिया है उसमें अपना जो है अपनी भूमिका बढ़ाए, अपना रोल बढ़ाए। क्या कर रहा है चीन? इट विल लिंक सिटीज एंड टाउन। जो प्रोजेक्ट क्या करेगा, जो शहर हैं, कस्बे हैं, उनको जोड़ेगा, एज वेल एज अपग्रेड द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अलोंग द रेल नेटवर्क। जो रेल नेटवर्क डेवलप किया जाएगा उसके साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी डेवलप किया जाएगा। साथ ही इस प्रोजेक्ट का लाभ क्या होगा? इकोनॉमिक आर्थिक लाभ क्या होगा? सबसे बड़ा लाभ होगा कनेक्टिविटी का। अगर चीन को अपने प्रोडक्ट्स इन देशों में एक्सपोर्ट करने हैं, यहाँ से कर सकते हैं। अगर कनेक्टिविटी बढ़ जाती है तो क्या होगा? गुड्स की प्रोडक्ट्स हैं उनका भी एक्सपोर्ट बढ़ेगा। साथ ही क्या होगा? टूरिज्म, पर्यटन, ये बढ़ेगा तो इकोनॉमी में क्या होगा? रेवेन्यू रेट, राइट। तो इससे सरकारों को राजस्व मिलेगा। अभी जो प्रोजेक्ट है रेलवे का, ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2017 में, लेकिन कुछ फंडिंग क्रंचेस थे। फंड कम होने की वजह से इस प्रोजेक्ट को अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका है, लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 2027 से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, चीन ने एक नया प्लान प्रपोज किया है। चीन चाहता है कि वो क्या करे, एक पैन एशिया रेल नेटवर्क बनाए, क्योंकि जिसके 3 तरीके होंगे, 3 लाइंस होगी उसकी। अभी क्या होगी आप देखिए, जो पहली लाइन होगी वो होगी चीन के क्युनमिंग शहर से तो म्यांमार होते हुए थाईलैंड तक आना, राइट, पहला। एक सेंटर लाइन होगी जो कहाँ से होगी, लाओस से होते हुए आएगी, लाओस और थाईलैंड, सेकंड लाइन। तीसरी लाइन होगी ईस्टर्न लाइन, जो कहाँ से आएगी, वियतनाम, लाओस और वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड, 3 देशों से होकर ये रेलवे लाइन आएगी। चीन चाहता है कि जो साउथ ईस्ट एशिया है इसमें अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाए, साथ ही अपने एक्सपोर्ट को बूस्ट कर सके, अपनी जो इकोनॉमी है एक एडवांटेज मिल सके। अभी हम बात करें तो जो चीन और चाइना प्लस जो आसियान देश हैं, एसोसिएशन और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं, उनका संगठन है आसियान। इनके मध्य अभी लगभग ट्रेड कितना होता है? ये होता है मोर देन 90, ये होता है मोर देन 90 बिलियन डॉलर, 90 बिलियन डॉलर से अधिक इनका द्विपक्षीय व्यापार है चीन का आसियान देश के साथ।
इससे अल्टीमेटली एडवांटेज कैसे होगा इनको, राइट। और एक चीन चाहता है कि एक अलग लाइन जोड़ना, जिसमें क्या होगा, वो जोड़ेगा बैंकॉक को मलेशिया और सिंगापुर से। थाईलैंड दिख रहा, थाईलैंड, ये मलेशिया और ये सिंगापुर, यहाँ इन 3 देशों को जोड़ने की बात भी इसने, चीन ने प्रपोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो उससे पहले हम बात करते हैं कि जो हमने बात की मलक्का जल संधि की, मलक्का स्ट्रेट की, थोड़ी सी उसके बारे में बात कर लेते हैं कि मलक्का जल स्ट्रेट क्या है, मलक्का जल संधि क्या है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का का हिंदी में है मलक्का जल संधि। जल संधि मीन्स इट कनेक्ट्स दी अंडमान सी, अंडमान सागर, और इधर हमारा है साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर, दोनों को जोड़ता है। बेसिकली जो हमारा ये मलेशिया है, यहाँ पर है क्या, मलक्का जल संधि, ये मलक्का जल संधि है। अब क्या होता है कि मान लीजिए अगर इसको कभी चौक कर दिया जाए तो क्या होगा कि यहाँ से जो ग्लोबल ट्रेड होता है वो होता है ऑलमोस्ट 60%। विश्व का जो मरीन मेरीटाइम जो हमारा व्यापार होता है, मेरीटाइम ट्रेड होता है, समुद्री व्यापार, वो होता है ग्लोबली 60% मलक्का जल संधि, राइट। ये किसके बीच में है, ये किसको जोड़ती है, इधर तो है अंडमान सी, इधर हमारा साउथ चाइना सी, इन दोनों को मलक्का जल संधि जोड़ती है। इसका दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि भारत का जो 55% मैरीटाइम ट्रेड है, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं कि भारत का जो कुल मैरीटाइम ट्रेड समुद्री व्यापार है उसका 55% जो है मलक्का जल संधि से गुजरता है। और हम बात करें क्रूड ऑयल की, जो ऑयल है वो कहाँ से आता है, मिडिल ईस्ट से, मिडिल ईस्ट से ईस्ट एशिया, हमारा जो ईस्टर्न है पूर्वी एशिया है, का कुल 25% जो ऑयल है वो इसी रूट से आता है, किससे, मलक्का जल संधि से। कुछ वर्ष पहले 2018 में जो थाईलैंड है, उन्होंने, थाईलैंड देश ने एक प्रपोज किया प्लान, वो चाहते हैं कि ऐसा हो कि ये जो बैंकॉक है, थाईलैंड है, यहाँ पर एक एक इस्थमस है, जल डमरू मध्य है, क्रा क्रा इस्थमस करके है, वो चाहता था, थाईलैंड का प्लान था कि इसे काट दिया जाए। लगभग 40 किलोमीटर की चौड़ाई है इस एरो बैंड की। तो बैंक थाईलैंड ने प्रपोज किया क्यों ना इसे काट करके यहाँ क्या बनाई जाए, एक कैनाल, इसे कहा जाएगा क्रा कैनाल, ओके। चाइना ने इसके अंदर अपना इंटरेस्ट भी जताया, बट अभी तक ये फाइनलाइज नहीं हुआ है। चीन ने सब बैंक, अभी थाईलैंड ने कुछ समय पहले प्रपोज किया है कि क्यों ना यहाँ पर एक 90 किलोमीटर लंबा ब्रिज ही बना दिया जाए। देखिए, एक तो 90 किलोमीटर जो लैंड मास है, जो भूभाग है, उसे तोड़ना और एक नहर बनाना, इससे ज्यादा आसान क्या होगा कि 90 किलोमीटर लंबी एक पुल बना दिया जाए। तो ये भी विचार चल रहा है कि क्या 90 किलोमीटर लंबा पुल बनाना फिजिबल होगा या नहीं। मान लीजिए अगर भविष्य में इस रीजन में अशांति होती है और किसी देश के द्वारा मलक्का जल संधि को चौक कर दिया जाए, ये चौक पॉइंट कहलाते हैं, चौक कर दिया जाए, फिर ट्रेड नहीं हो पाएगा, ट्रेड नहीं होगा तो यहाँ से जाने वाला व्यापार है वो रुक जाएगा, राइट। अब क्या है कि ये जो यहाँ है गल्फ ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड की खाड़ी, और यहाँ क्या है, अंडमान सी। अगर टेक्निकली देखा जाए, अगर ये करा इस्तमस को यहाँ से काट कर एक कैनाल बना दी जाए, करा कैनाल, तो भारत को भी एडवांटेज मिलेगा। ऑब्वियस ही बात है, क्यों, क्योंकि ये हमारे अंडमान निकोबार द्वीप है, अगर हमें कुछ एक्सपोर्ट करना रहा तो हमारे लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, पास का पास रहेगा। इवन जो चीन है, चीन को भी एडवांटेज मिलेगा, चीन के जो ट्रेड है वो भी यहाँ से होकर के गुजरता है, तो यहाँ ना होकर के फिर यहाँ से कैनाल से होकर निकलना पड़ेगा, तो कॉस्ट भी बचेगी, टाइम बचेगा, और जो हमारा फ्यूल है वो भी कॉस्ट कटिंग होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले सवाल की, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट भारत बिल पेमेंट सिस्टम इज इनकरेक्ट।
इज नॉट इनकरेक्ट। मतलब ये बताना है कि इनमें से भारत बिल भुगतान प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन गलत नहीं है। स्टेटमेंट जरूर ढंग से पढ़िएगा आप, ये कौन सा कथन गलत नहीं है, इट मीन्स हमें बताना है कि कौन सा कथन करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है द भारत बिल पेमेंट सिस्टम ड्रिवन बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इसके द्वारा ये संचालित होता है। बिल्कुल ये शुरुआत की है देखिए आरबीआई ने भारत बिल पेमेंट। ये कब की है? 2000, और ये इसका ईयर अभी मुझे याद नहीं आ रहा। शुरुआत की है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। इट फैसिलिटेट्स सीमलेस पेमेंट ऑफ बिल्स। क्या है? बिलों का जो निर्बाध भुगतान है उसको आसान करता है। किस माध्यम से? डिजिटल माध्यम से और फिजिकल भौतिक माध्यम से। क्या है? बिल्कुल है कि इसका जो पेमेंट है हम कैसे कर सकते हैं? ऑनलाइन मोड से भी कर सकते हैं भारत बिल पेमेंट सिस्टम का। इवन जो बैंक की ब्रांचेज हैं, बैंक ब्रांच है, वहां जाकर भी इससे पेमेंट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा राइट होता है। ऑप्शन थर्ड है बोथ अ बैंक एंड नॉन बैंक कैन बी दी भारत बिल पेमेंट्स ऑपरेटिंग यूनिट। तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए यूनिट के तौर पर क्या एक बैंक और एक गैर बैंक ये ऑथोराइज किए गए हैं आरबीआई के द्वारा? बिल्कुल किए गए हैं। ये ऑप्शन भी हमारा सही होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन गलत नहीं है। गलत नहीं मतलब सही है। सही क्या है? सारे स्टेटमेंट्स हमारे। चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द भारत बिल पेमेंट सिस्टम लॉन्च्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज ड्रिवन बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा तो इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इसे ऑपरेट कर रहे हैं, और लॉन्च किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत के रिजर्व बैंक के द्वारा। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? इट प्रोवाइड्स अ वन स्टॉप इकोसिस्टम फॉर पेमेंट ऑफ बिल्स। अब हम देखते हैं कई सारे बिल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, डीटीएच का बिल है, मोबाइल का बिल है, बिजली का बिल, पानी का बिल, और हम बात करें हमारे कुछ अर्बन जो शहरी क्षेत्र है वहाँ कुछ चार्जेस लगाए जाते हैं, उसका बिल हम पे कर सकते हैं। इवन फास्टैग को रिचार्ज करना हो, इंश्योरेंस का, जैसे किसी ने मेडिक्लेम लिया है, किसी पॉलिसी का हो, म्यूचुअल फंड्स का हो, किसी ने इंश्योरेंस लिया है, तभी हम इससे पेमेंट कर सकते हैं। किससे? भारत बिल पेमेंट सिस्टम से। अब हम बात करते हैं कि ये किस मोड से हो सकता है। तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम वर्क्स थ्रू मल्टीपल पेमेंट चैनल्स। किस तरह काम करता है? करता है इंटरनेट के माध्यम से, सेकंड करता है इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, मोबाइल बैंकिंग, इवन मोबाइल वॉलेट्स हमारे उनसे भी होता है, कियोस्क हो, एटीएम हो, बैंक ब्रांच, एजेंट्स और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। अभी हमने सेकंड ऑप्शन देखा था कि क्या ये जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी फिजिकल और डिजिटल मोड में काम करता है। बिल्कुल करता है। कैसे? यहाँ कियोस्क भी कर कियोस्क है वहां से भी कर सकते हैं, मोबाइल वॉलेट से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, साथ ही साथ हम एटीएम से जो कि फिजिकल फॉर्म में वहां से कर सकते हैं, बैंक ब्रांच जाकर कर सकते हैं, बैंकिंग एजेंट से उनसे कर सकते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट से भी हम कर सकते हैं। ये ऑप्शन बी ऑप्शन भी हमारा जैसे सही होता है। थर्ड है एनपीसीआई हैज बीन ऑथराइज्ड एज दी भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट। आरबीआई ने कहा है कि देखिए भारत बिल पेमेंट सिस्टम तो हमने बना दिया, अब मान लो इसके बारे में फ्यूचर में कोई रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर्स अगर डेवलप करने रहे, कौन करेगा? कि केंद्रीय इकाई किसे बनाया गया है? एनपीसीआई को। इट हैज बीन नेम्ड एज भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट। राइट, यहाँ तक क्लियर। और जो हमारे बैंक और नॉन बैंक है, बैंक और गैर बैंक संस्थाएं हैं, उन्हें क्या बनाया गया है? इसका ऑपरेटिंग यूनिट, मतलब ये संचालित करेगी इसे। ठीक है, द भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट कैन बी अ बैंक और अ नॉन बैंक एंटिटी। बैंक, नॉन बैंक, गैर बैंक जो निकाय है वो भी भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट काउंट होते हैं। अब हमने बात की है किस तरह के बिल, किस तरह के बिल का पेमेंट किया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बिल हो, टेलीकॉम का हो, डीटीएच का हो, गैस का बिल हो, पानी के बिल हो, या फिर इंश्योरेंस जो पॉलिसी है उस इंस्टॉलमेंट फिल करनी हो, म्यूचुअल फंड्स में हो, स्कूल की फीस जमा करनी हो, इंस्टीट्यूशंस की फीस हो, क्रेडिट कार्ड, इवन फास्टैग, ये तक भी हम इसकी ये प्रकार सभी प्रकार की सुविधाएं जो हैं
भारत बिल पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो देखा जाए तो काफी अच्छा एक कॉम्प्रहेंसिव ऑनलाइन बिल पेमेंट सिस्टम डेवलप किया गया है। अब मेन बात है कि हमने पढ़ा क्यों, ये सवाल क्यों बनता है। रिसेंटली क्या हुआ, आरबीआई ने कुछ गाइडलाइन जारी की हैं। वो गाइडलाइन जारी की हैं इसके संबंध में, विद रिस्पेक्ट टू दी क्रेडिट कार्ड्स। आप सब जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, मान लीजिए एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, क्या करते हैं उससे कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं, कुछ परचेज किया, फिर उसका जो बिल है वो अगर ड्यू चल रहा है, उसमें कुछ टाइम लिमिट होती है। पर्टिकुलर टाइम लिमिट के दौरान पर्सन हैज टू रीपे दी डेट। जो उसने पैसा उधार लिया है बैंक से परचेज में, वो सारा उसे पैसा लौटाना होता है। अभी तक क्या होता है कि अगर मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, उसने कोई कुछ परचेज किया सामान और उसने क्रेडिट कार्ड से बिल पे कर दिया। अब क्या होगा, जब उसे रीपे करने की बारी, पुनर्भुगतान करने का समय आएगा, वो चाहे क्या कर सकता है, फोन पे से, पेटीएम से, और जो अमेजोन पे है, इस तरह के जो थर्ड पार्टी एप्स हैं वहां से भी पेमेंट कर सकता है। बट अब आरबीआई ने कहा है कि फ्रॉम जुलाई 1, 1 जुलाई से अगर किसी व्यक्ति का क्रेडिट कार्ड का बिल बकाया है, ड्यू है, अगर उसे पेमेंट करना है तो किससे करेगा, वो करेगा भारत बिल पेमेंट सिस्टम से। द पर्सन हु इज हैविंग आउटस्टैंडिंग ड्यू फॉर द क्रेडिट कार्ड बिल्स हैज टू बी रूटेड थ्रू दी भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ठीक है ना, ये मेन बात है। अब ये जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम है, इसके अंदर सारे बैंक नहीं जुड़े हुए हैं, इसमें ऑलमोस्ट 12 बैंक, भारत के जो 12 शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है वही जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें तो इसमें एच डी एफ सी बैंक, वो इससे नहीं जुड़ा हुआ है। इवन जो एक्सिस बैंक है वो भी इसका पार्ट, ये आरबीआई के द्वारा ये गाइडलाइंस जारी की गई है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च मित्र वन। मित्र वन जो है को लागू करने की घोषणा, शुरू करने की घोषणा किस स्टेट के द्वारा की गई है। तो देखिए 4 ऑप्शन हमारे सामने है, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, इसी प्रकार की स्कीम है ना मित्र वन से संबंधित, का नाम है मित्र वन। ये तो लॉन्च की गई है स्टेट ऑफ हरियाणा के द्वारा। हरियाणा राज्य ने शुरू की है मित्र वन योजना। और वन मित्र मित्र सॉरी माफ कीजिएगा, हरियाणा ने जो लॉन्च की है वो तो है हमारी कौन सी स्कीम है, वन मित्र। यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, उसका नाम है मित्र वन। राइट। अब थोड़ी बात करते हैं इस योजना के बारे में, प्लान के बारे में। यूपी गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू एस्टैब्लिश मित्र वन इन द एंटायर स्टेट थ्रू आउट द नेबरिंग कंट्री ऑफ नेपाल। जो उत्तर प्रदेश और नेपाल की बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश और नेपाल की जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वहां लगभग 35 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। ये यूपी सरकार ने शुरुआत की है। और ये किसके तहत, किस अभियान के तहत किया गया है, ये शुरू किया गया है वृक्षारोपण जन अभियान 2024। वृक्षारोपण जन अभियान है की बात करें ब्रीफ में, ये हुआ है शुरू हमारा जून महीने में। राइट। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव नाम से पता पड़ रहा है, वृक्षारोपण के में एफोरेस्टेशन, वृक्षारोपण पे ध्यान देना है, क्लाइमेट चेंज उससे डील करने के लिए, पॉल्यूशन कम करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। नई बात कर ली, लगभग 35 करोड़ जो सैपलिंग्स पूरे बॉर्डर पे की जाएगी। अलग अलग जिलों में क्या किया जाएगा, मित्र वन, साथ ही इस योजना, इस अभियान के साथ ही कुछ निर्देश दिए गए हैं क्या करने के लिए, कि हर जिले में कुछ विशेष वन बनाए जाएंगे, जैसे शक्ति वन, युवा वन और बाल वन। ठीक है, हमारे लिए काम की बात है कि जो मित्र वन योजना शुरू की गई है, मित्र वन कार्य योजना शुरू की किसके द्वारा की गई है, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट इज हु इज अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। देखिए कल ही अनाउंसमेंट हुआ है, और एक जो हमने प्लेयर 4 नाम दिए हैं, इनमें से एक प्लेयर की घोषणा एज ए हेड कोच के रूप में की गई है। 4 ऑप्शन है, चारों खिलाड़ी भारतीय हैं। पहले अजीत अगरकर,
ये भी हमारा इसका ऑप्शन राइट आंसर। सेकंड है युवराज सिंह, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है राहुल द्रविड़, ये तो वर्तमान में कोच हैं, नए कोच तो नहीं है, नए कोच है हमारे मिस्टर गौतम गंभीर। ठीक है, अजीत अगरकर जो है वर्तमान में किसी पद पर हैं बीसीसीआई के अंदर, राहुल द्रविड़ जो हैं वो भी एक पद पर हैं, और गौतम गंभीर जो है वो अब नए हेड कोच होंगे। राइट, तो फॉर्मर क्रिकेटर गौतम गंभीर हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियाज मेंस क्रिकेट टीम। तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम है उसके बनाए गए हैं मुख्य कोच, हेड कोच गौतम गंभीर। राइट, अभी हम कुछ और कोच की बात करें, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच और बॉलिंग कोच। तो बैटिंग कोच है हमारे भारतीय टीम के विक्रम राठौड़। ठीक है, बॉलिंग कोच है हमारे पारस मामरे। ठीक है, और फील्डिंग कोच है टी दिलीप। तीन नाम है, तीन अलग अलग कोच अलग अलग डोमेन करते हैं। विक्रम राठौड़ इज बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच इज पारस मामरे एंड फील्डिंग कोच इज, राइट, यहाँ तक क्लियर। अब हमने बात की है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, क्यों? क्योंकि इनके सचिव हैं मिस्टर जय शाह। उन्हीं के द्वारा ये अपॉइंटमेंट का डिक्लेरेशन कल किया गया है कि गौतम गंभीर जो हैं भारत के अगले हेड कोच होंगे। अब थोड़ा बात करते हैं बीसीसीआई के बारे में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये क्या है, इसकी स्थापना होती है दिसंबर 1928 में। राइट, हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में। देखिए ये जो बीसीसीआई है ना, ये सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत नहीं आता है, उसके एम्बिट में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई है वो हुई है तमिलनाडु सोसाइटीज, तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। तमिलनाडु का जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम है उसके तहत इसकी स्थापना हुई है, और ये एक क्या है, ऑटोनॉमस बॉडी है, स्वतंत्र निकाय है ये। राइट, अब जो वर्तमान में इसके चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, वो कौन है? मिस्टर रोजर बिन्नी। ये हमारे हैं बीसीसीआई के 39th प्रेसिडेंट, ये 39वें प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के, और पहले एंग्लो इंडियन है, ध्यान रखिएगा। पहले आंग्ल भारतीय बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है वो कौन है? मिस्टर रोजर बिन्नी। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला। सेक्रेटरी हम सब जानते हैं, इनका खूब नाम न्यूज में रहता है, मिस्टर जय शाह। और महिलाओं की जो क्रिकेट टीम है उसके हेड कोच है हमारे अमोल मजूमदार जी। ठीक है, और हमने जैसा पढ़ा ऑप्शन में पहला ऑप्शन था अजीत अगरकर, ये हमारे इंडियन टीम के चीफ सेलेक्टर हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द विच कंट्री विल होस्ट द 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम। ब्रिक्स के पार्लियामेंट्री फोरम की 10वीं मीटिंग किस देश में आयोजित होने वाली है, या होने वाली है, या की जाएगी? तो ये होगी 11 से 12 जुलाई को, इसी महीने होने वाली है। चार ऑप्शन है, चारों ब्रिक्स कंट्री के नाम है, भारत, चीन, रूस और ब्राजील। देखिए इसका राइट आंसर हमारा है रशिया का जो सेंट पीटर्सबर्ग है, वहां पर 11 से 12 जुलाई को द 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम समिट मीटिंग विल बी ऑर्गेनाइज्ड। और इसमें भारत से कौन गए? ऑफ कोर्स भारत के सांसद होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दे विल अपॉइंट दिस मीटिंग। इंडिया से एक डेलीगेशन गया है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी की अध्यक्षता में, के नेतृत्व में गया है। कुल कितने लोग गए हैं हम बात करते हैं। राज्यसभा के जो उपसभापति हैं, डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह जी हैं, ये गए हैं। राज्यसभा के मेंबर हैं शंभू शरण, ये गए हैं। साथ ही लोकसभा और राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव, वो कौन गए हैं? उत्पल कुमार सिंह, और राज्यसभा से गए हैं पीसी मोदी। हमारे लिए काम की बात है कि ब्रिक्स क्या है, और 10 समिट 10वीं ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम की मीटिंग कहाँ हो रही है, और साथ ही लीड कौन कर रहे हैं? तो ओम बिरला जी हैं, वो लीड कर रहे हैं। इस बार की थीम क्या है? देखिए थीम है 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम की थीम है द रोल ऑफ द पार्लियामेंट्स
इन स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड, मतलब ये है कि समान वैश्विक विकास एवं सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद के विकास, बहुपक्षवाद को मजबूत करने में जो हमारे संसदें हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है, क्या उनका योगदान हो सकता है। वही विश्व के अंदर हम देखें कि ये टर्म है मल्टीलेटरलिज्म, इस प्रकार की दो टर्म और है, बायलेटरल का मतलब हुआ द्विपक्षीय, अनदर वन इज यूनिलेटरल, एक पक्षीय। हम जानते हैं कि ग्लोबल इश्यूज जो हैं वो किस फोरम से, किस तरह के फोरम से, किस तरह के कंट्रीब्यूशन से डील किए जाएंगे, मल्टीलेटरलिज्म। ऐसा फोरम, ऐसा प्लेस जहां पर विभिन्न देश आए और एक साथ कुछ अपने सुझाव रखें और एक तरह का, एक प्रकार से फाइनल कंक्लूजन लेकर के, मल्टीलेटरलिज्म है। अगर विश्व में हमें विकास करना है, समान विकास करना है सभी क्षेत्रों में, विश्व की जो अलग अलग संसद हैं उनका क्या योगदान हो सकता है। संसदों की क्यों बात की गई है, कि जो नियम कानून बनेंगे वो कहाँ से बनेंगे, पार्लियामेंट से। तो द रोल ऑफ द पार्लियामेंट स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर इक्विटेबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद के, बहुपक्षवाद को मजबूत करने में संसदों की भूमिका। राइट, अब थोड़ी सी ब्रिक्स की बात करेंगे। इसका पूरा नाम है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 देशों का समूह है ब्रिक्स। की स्थापना के बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। वर्तमान में क्या इसका जो इम्पोर्टेंस है वो भारत के लिए, ग्लोबली कितना इम्पोर्टेंस है वो हम थोड़ा ब्रीफ में करेंगे डिस्कस। तो देखिए 2001 में ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट थे जिम ओनील। जिम ओनील ने कहा कुछ कुल 4 इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनको नाम दिया ब्रिक, BRI, एक्रोनिम है, B स्टैंड फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। राइट, so the British economist Jim O'Neill gave an acronym BRIC for 4 emerging economies that time। 2006 में क्या होता है, जो ब्रिक है उसका फॉर्मेशन होता है फॉर्मली। 2009 में होती है येकातेरिनबर्ग समिट, ये होती है येकातेरिन हमारे रशिया में। राइट, और इसी के बाद क्या होता है 2010 में साउथ अफ्रीका इसे ज्वाइन कर लेगा, उसके बाद इसका नाम हो जाएगा हमारा ब्रिक्स। ध्यान रखिएगा 2010 में कौन जुड़ता है इसके अंदर, साउथ अफ्रीका joins the BRIC in the year 2010 and it has now become BRICS। 2014 में 6th समिट होती है इस ब्रिक्स की, वो होती है ब्राजील के फोर्टालेजा में, और जहां से क्या बनता है, वहां से बनता है न्यू डेवलपमेंट बैंक बाय दी फोर्टालेजा डिक्लेरेशन। फोर्टालेजा एक शहर है ब्राजील में, वहां मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, इसका समिट होता है, इसमें क्या बनता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। का हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर इन दी शंघाई शहर, इनका जो शंघाई शहर है वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। राइट, तो हम बात करते हैं कि रिसेंटली क्या हुआ 2023 में, अब तक सिर्फ 5 देश थे। 2023 की जोहानसबर्ग समिट, साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स की 15वीं समिट होती है, 15वां शिखर सम्मेलन होता है। तो ब्रिक्स ने कुछ नए मेंबर को इनवाइट किया। अभी कौन कौन से थे, इजिप्ट, मिस्र, इथोपिया, यूएई, सऊदी अरब और ईरान। ये 5 देश के साथ एक देश और था विच वॉज अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को भी प्रस्ताव रखा गया कि चाहे तो ब्रिक्स को ज्वाइन करें। राइट, बट ऐसा हुआ नहीं, अर्जेंटीना ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। तो नए 5 देश कौन जुड़े, इजिप्ट यानी मिस्र, इथोपिया, यूएई, सऊदी अरब और ईरान। अब कुल मेंबरशिप कितनी हो गई है, 10। राइट, अब हम बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है ब्रिक्स का ग्लोबली। तो देखिए अब जब एक्सपेंड हो चुका है ब्रिक्स, इसमें कुल 10 मेंबर बन चुके हैं। 5 तो पहले के थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 5 है इजिप्ट, इथोपिया, यूएई, सऊदी अरब और ईरान। अब इसके बाद क्या है, द ब्रिक्स कंट्रीज अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट
45% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व की जो 45% आबादी है, जनसंख्या है, वो इन्हीं देशों में निवास करती है। they collectively account for the almost 28% of the global trade, ग्लोबल इकोनॉमी। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसमें इन देशों की 28% भागीदारी है, ठीक है। और जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें कितना है, जो क्रूड ऑयल का ट्रेड है हमारा, ये क्या है कि पहले तो इसमें क्या था, यूएई, सऊदी, इन देश तो नहीं थे, इसमें ऑयल एक्सपोर्टिंग बड़ी कंट्री रशिया के अलावा थी नहीं। अब जब ये यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान आ गए, जो तीन देश हैं ये मिलकर क्या करते हैं, ऑलमोस्ट विश्व का कुल कच्चे तेल के निर्यात का 44%, सॉरी प्रोडक्शन का उत्पादन कितना करते हैं, 44% हो जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज ऑनर्ड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। हाल ही में किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। आप जानते हैं कि अभी मोदी जी जो हैं कहाँ गए हैं, वो गए हैं रूस की यात्रा पर, 2 दिन की यात्रा पर, उसके बाद अभी ऑस्ट्रिया जाएंगे वो। ऑस्ट्रिया क्या जाएंगे, ऑस्ट्रिया जाएंगे 40 साल बाद, ऑलमोस्ट 41 साल बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया की यात्रा पे गए, राइट। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सऊदी अरब, रशिया, फ्रांस, यूएई। देखिए इंटरेस्टिंग बात है, जो 4 देश के नाम यहाँ ऑप्शन में दिए गए ना, सभी देशों के द्वारा प्रधानमंत्री को उनके देश का सर्वोच्च सम्मान दिया जा चुका है। सऊदी अरब ने दे दिया, फ्रांस ने भी दे दिया, यूएई ने भी दे दिया, अब जो बचा है वो रशिया है। रशिया ने बोला कि हम पीछे क्यों रहे, हम भी आपको सम्मान देंगे, तो उन्होंने सम्मान दे दिया। इसका अनाउंसमेंट जो है ये किया गया था 2019 में, लेकिन उसको उस सम्मान को दिया गया है। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल अवार्ड, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ रशिया। सेंट एंड्रयू, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ये पुरस्कार किसे दिया गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी को। क्यों दिया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के मध्य जो कोऑपरेशन है, बायलैटरल टाइज हैं, द्विपक्षीय संबंध है, इनको मजबूत करने के लिए इस अवार्ड से नवाजा गया। अभी अवार्ड की घोषणा क्या है, देखो 2019 में कर दी गई थी, बट ये सेंट एंड्री हॉल में हाल ही में क्रेमलिन नाम का शहर है रूस का, वहां पर दिया गया है। हम कुछ बात करें, ध्यान रखिएगा कि मोदी को प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनको 10 से अधिक देशों के द्वारा के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। थोड़ा हम बात कर लेते हैं ब्रीफ में कि किस कंट्री द्वारा कौन सा दिया गया है। सऊदी अरब ने दिया है, किंग अब्दुल अजीज सैश 2016 में दिया है, ठीक है। यूएई के द्वारा दिया गया ऑर्डर ऑफ द जायद अवार्ड, ये कब दिया गया, 2019 में। अब पिछले वर्ष ही क्या हुआ, फ्रांस के द्वारा और इजिप्ट के द्वारा 2 अवार्ड दिए गए प्रधानमंत्री जी को। जुलाई में तो दिया गया फ्रांस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑर्डर, लीजन ऑफ ऑनर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये अवार्ड मिला है फ्रांस से। ये फ्रांस का मिलिट्री यानी सैन्य और नागरिक, सर्वोच्च नागरिक एवं सैन्य सम्मान है, हाईएस्ट ऑनर इन दी मिलिट्री और सिविलियन ऑर्डर्स के फ्रांस का। जून 2023 के अंदर मिला है इजिप्ट के द्वारा, मिस्र के द्वारा दिया गया अवार्ड, ये है ऑर्डर ऑफ नाइल। ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। वित्तीय समावेशन इंडेक्स 2024 जो है आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है, इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है, सूचकांक के बारे में कौन सा कथन गलत पूछा गया है। ध्यान रखिएगा 4 ऑप्शंस हैं। पहला है, इट इज पब्लिश्ड ट्वाइस इन द ईयर इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड जून, ये प्रतिवर्ष जनवरी और जुलाई माह में प्रकाशित होता है, ठीक है। सेकंड है, इट्स वैल्यू रेंजेस बिटवीन 0 to 100, 0 और 100 के मध्य इसकी वैल्यू वेरी करती है, ये ऑप्शन हमारा सही है। इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द 3 ब्रॉड पैरामीटर्स, ये 3 व्यापक मानदंडों पर आधारित है, बिल्कुल है कि एक तो एक्सेस पहुंच, दूसरा है यूजेज यानी उपयोग, और तीसरा है इसका क्वालिटी, राइट। चौथा है ऑप्शन, इंडेक्स हैज बीन कंस्ट्रक्टेड विदाउट एनी बेस ईयर, कि ना बिना किसी आधार वर्ष के इस को सूचकांक को तैयार किया गया है, तो बिल्कुल किया गया है।
राइट आंसर होगा ऑप्शन है कि 2 बार नहीं, वर्ष में सिर्फ एक बार होता है। वो कब होता है? जुलाई महीने। अब थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई, द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कैप्चर्स द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस द कंट्री। कि भारत में जो वित्तीय समावेशन है ये कैसे हो सकता है? बैंकिंग फैसिलिटीज के थ्रू, जैसे कि जन धन, आधार, मोबाइल ट्रिनिटी, जैम ट्रिनिटी है। किसी ने अगर इंश्योरेंस लिया है उसके माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसके माध्यम से, किस प्रकार से जो वित्तीय सेवाएं हैं आम जन तक पहुंच रही हैं, कितने व्यापक स्तर पर पहुंच रही हैं, वो बताता है हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। वित्तीय समावेशन सूचकांक बताता है। इस बार का इंडेक्स कितना रहा है? 64.2। ये रहा है मार्च 2024 में। लास्ट ईयर था 60.1। ये हमारे लिए एक स्कोर इंपॉर्टेंट है। अब पहली बार जो इंडेक्स जारी हुआ ना वो हुआ था 2021, राइट। तो ऑब्जेक्टिव क्या था? टू कैप्चर द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू आउट द कंट्री अक्रॉस 3 ब्रॉड पैरामीटर्स। जो 3 व्यापक मापदंड है, कौन कौन से हैं? एक्सेस, क्या जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उन तक सभी व्यक्तियों की पहुंच है, इसको वेटेज मिला है इंडेक्स में 35%। सेकेंड है यूजेज, अगर किसी व्यक्ति के पास वो सेवाएं पहुंच चुकी तो क्या उसका उपयोग कर रहा है नहीं कर रहा है, ये बताता है, इसको वेटेज मिला है 45%। तीसरा है क्वालिटी, गुणवत्ता कितनी है, इससे वेटेज मिला है 20%। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारे पास हम जानते हैं कि उज्ज्वला सिलेंडर भी आ गए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट भी बन गए। एक्सेस तो हो गई, पहुंच तो हो गई, क्या उसका यूज कर पा रहे हैं? ये बड़ा चैलेंजिंग काम है। इसलिए जो पहुंच है, टैक्स में पहुंच को कितना मिला है? 45% वेटेज दिया गया कि यदि किसी व्यक्ति के पास कोई सेवा पहुंच जाती है तो क्या उसका यूज कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, ये कुल 97 संकेतकों पर आधारित एक इंडेक्स है, अंक है। ये कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स है, व्यापक इंडेक्स है, विस्तृत इंडेक्स है। क्या करता है? बैंकिंग सेवाओं के संबंध में, पेंशन सेक्टर में, पोस्टल, इंश्योरेंस एंड बीमा और इन्वेस्टमेंट निवेश, इन सभी अलग अलग क्षेत्रों को मिलाकर गणना करता है कि हमारा जो वित्तीय समावेशन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, वो देश में कितना हुआ। ये रेंज कितनी है? 0 to, ओके। हमने बात की 0 से 100 है। 0 मतलब क्या है कि वित्तीय समावेशन शून्य है, बिल्कुल नगण्य है ही नहीं। और अगर 100 मतलब क्या है? वहां जो है पूर्ण रूप से वित्तीय समावेशन हो चुका है। अब हम फोर्थ ऑप्शन था कि क्या ये इंडेक्स बिना किसी आधार वर्ष के बनाया गया? बिल्कुल। इसमें कोई आधार वर्ष, जैसे अलग सूचकांक होते हैं, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इनका एक आधार वर्ष होता है। आईआईपी है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन सभी का आधार वर्ष है, बट इसमें कोई आधार वर्ष नहीं माना गया। शुरुआत से हम देख रहे हैं, जब से वित्तीय समावेशन की योजना की वित्तीय समावेशन के लिए जो योजनाएं शुरू की गई हैं, क्या वो अचीव कर पाई हैं? कितना परसेंटेज अचीव कर पाए? तो वो जुलाई में है, मार्च 2024 में है, 64 के अराउंड। ओके। और ये होता है एनुअली, हर साल जुलाई महीने का, राइट। हम थोड़ा ब्रीफ में कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, आरबीआई के द्वारा एक डेटा रिलीज किया गया है which says there was an increase of there was an increase of 6% in the total employment generation। 2024 के वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर 2024 में 6% जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ा है। फिगर्स की बात करें, इट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 4.7 करोड़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लगभग 4 करोड़ 70 लाख नए रोजगार पैदा हुए, नए रोजगारों का सृजन हुआ है किसमें? वित्त वर्ष 2024 में। और ये किन आधार पर निकालते हैं? जो हमारा नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, साथ ही नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, एनएसएसओ, इनके द्वारा जो डेटा मिलता है उस आधार पर निकाला है। और 5 कुछ इसके विभिन्न पैरामीटर हैं। E फॉर कैपिटल, L फॉर लेबर, E फॉर एनर्जी, M फॉर मटेरियल, एस फॉर सर्विसेज। इन क्षेत्रों के आधार पर निकाला गया डेटा है कि भारत में 2024 में लगभग 6% नौकरियों में वृद्धि हुई है और टोटल जॉब जनरेट हुई है 4.7 करोड़ का इजाफा हुआ है, राइट। एक जोधपुर के आईआईटी ने पहली बार ऐसा इनिशिएटिव लिया है अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी दैट
इंजीनियरिंग कोर्स विल बी प्रोवाइडेड इन दी हिंदी लैंग्वेज। आईआईटी जोधपुर है राजस्थान का, के द्वारा निर्णय किया गया है कि बीटेक का जो कोर्स है, इंजीनियरिंग की जो डिग्री है, वो हम किस में कराएंगे, इन हिंदी। ये पहला आईआईटी है भारत में जो कि ऐसा इनिशिएटिव ले रहा है अंडर दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एक और थोड़ी बात कर लेते हैं। रिसेंटली वी हैव सीन दैट अ प्राइम मिनिस्टर हैज विजिटेड रशिया। तो कुछ उसके बाद उनकी मीटिंग के बाद कुछ फैक्ट्स सामने निकल कर आए हैं। 9 पॉइंट्स हैं, हल्का ब्रीफ में देख लेते हैं क्योंकि हम कुछ दिनों से इसको कवर कर रहे हैं न्यूज़ को। तो पहला क्या है कि बाय द ईयर 2030 बायलैटरल ट्रेड हैज टू बी इंक्रीज टू 100 बिलियन। 2030 तक जो दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार है उसे कितना लेकर जाना है, 100 बिलियन तक। रूस जो है भारत को करेगा फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट करेगा, यानी जो उर्वरक है उसका निर्यात करेगा। एनर्जी ट्रांजिशन, हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के बाद से हम जो रिन्यूएबल एनर्जी है की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। एनर्जी के सेक्टर में दोनों देश कोऑपरेट करेंगे। ईस्टर्न कॉरिडोर है, राइट, ईस्टर्न कॉरिडोर, ये क्या है, ये जोड़ता है, इट कनेक्ट्स चेन्नई विद व्लादिवोस्तोक। ये रशिया का एक शहर है, इसे जोड़ता है। तो जो ईस्टर्न कॉरिडोर है उसे डेवलप करना। साथ ही जो तमिलनाडु में कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट फैसिलिटी है, इसमें अभी तक कुल 3 रिएक्टर बनाए जाने थे, अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 6। ये कुछ मेजर डिसीजन लिए गए हैं। साथ ही सिक्योरिटी के मैटर्स में हम ट्रेड करेंगे, ट्रेड तो खैर बढ़ाना ही है। साथ क्या होगा, कुछ हमारे ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स हैं ना, मानवीय सहयोग हैं, वो हम करेंगे किसके अंदर, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म यानी पर्यटन में, इनको हम बढ़ावा देंगे, राइट। ये तो ही बात यहाँ तक। इसके साथ ही क्या होगा कि भारत की जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है, जो भारत के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है, उनकी ब्रांच रशिया के अंदर ओपन की जाएगी। ये भी डिसीजन लिया गया है के द्वारा, भारत सरकार और रशिया के द्वारा, ठीक है। एक छोटा सा फैक्ट हम बात कर लेते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने डिक्लेयर किया है दैट कजान नाम का शहर है, कजान और व्लादिवोस्तोक, शायद व्लादिवोस्तोक या सेंट पीटर्सबर्ग है, दोनों में से एक शहर में, मतलब कुल 2 शहर हैं, एक कजान शहर है और एक या तो व्लादिवोस्तोक है या फिर सेंट पीटर्सबर्ग है। वहां पर क्या होगा, हम ओपन करेंगे हमारे कॉन्सुलेट्स। ये थोड़ा चेक करना होगा मुझे भी। तो हम बात करते हैं कि कॉन्सुलेट, एक होता है हमारा हाई कमीशन, और एक होता है हमारा एम्बेसी। हमारे लिए जो टर्म है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट समझना है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। ये कॉन्सुलेट एक होता है हाई कमीशन, एक होता है एम्बेसी। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं एम्बेसी की। एम्बेसी जो है, इट इज एस्टेब्लिश बाय ए कंट्री इन अनदर कंट्री। ये सबसे क्या होता है, प्रीमियर बॉडी होती है जो भी किसी देश के द्वारा किसी और देश में स्थापित की जाए, और इसके जो चीफ होते हैं उन्हें कहते हैं हम एम्बेसडर, यानी राजदूत। और ये किसमें, एम्बेसडर, और इसे कहा जाता है हिंदी में एम्बेसी को दूतावास, ठीक है। इसका बेसिकली काम क्या होता है एम्बेसी का, जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल डिसीजंस हैं उन्हें कैरी आउट करना, उन्हें प्राप्त करना, ठीक है। और भारत की जो विदेश नीति है उसे इंप्लीमेंट करना। इसकी सहायता के लिए होता है हमारे पास कॉन्सुलेट, ठीक है। देखिए एम्बेसी जो होती है वो कहाँ कहाँ बनाई जाती है, वो बनाई जाती है उस देश की राजधानी में, ठीक है। वहीं जो कॉन्सुलेट है
क्या करता है ये बनाया जाता है किसी और अदर सिटीज में। एक देश में एक ही एम्बेसी हो सकती है, एक ही दूतावास हो सकता है, बट कॉन्सुलेट अलग अलग कई सारे हो सकते हैं। क्यों? इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोवाइड सम सर्विसेज, कुछ प्रकार की सेवाएं देते हैं ये। किसको देते हैं? चाहे तो मान लीजिए आप उस देश का टूरिस्ट गया हो, पर्यटक हो, वहाँ के सिटीजन्स जो कि उस देश के सिटीजन्स, मान लीजिए भारत है और रशिया की बात करें, भारत के नागरिक कुछ रशिया में जाके बस चुके हैं, वो वहाँ के सिटीजन हैं, या जो टूरिस्ट गए हैं, इनको अगर मान लीजिए वीजा संबंधी प्रॉब्लम हो, ठीक है, पासपोर्ट गुम जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, इस प्रकार की कंडीशंस में जो हमारा कॉन्सुलेट है वो इसे इन भारतीयों को हेल्प करेगा। थर्ड है हमारा हाई कमीशन। हाई कमीशन भी काइंड ऑफ एम्बेसी है, दूतावास है, बट इसका नाम हमारा है हाई कमीशन। ये उन देशों में स्थापित होते हैं, कॉमनवेल्थ नेशंस हैं, राष्ट्रमंडल देश हैं, जो कि पहले ब्रिटेन के आधिपत्य में एज ए कॉलोनी रहे हैं। ठीक है, उन देशों में जहां ब्रिटेन का राज था, वहां पर अगर दूतावास बनाया जाएगा तो उसे कहते हैं हाई कमीशन। ठीक है, और इसके मुखिया को बोलते हैं हाई कमिश्नर। सेम काम होगा, जो काम एम्बेसी का है वो काम हाई कमीशन का होगा, बस नाम का थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, हमारी क्लास आज ही समाप्त होती है। आई होप कि आपको जो पढ़ाया गया है वो समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इसी के साथ क्लास को विराम देते हैं। थैंक यू सो मच।